सीक्वेंस एंड सीरीज की बात कर रहे हैं। ठीक है। सर ये यूनिट 3 का ये चैप्टर नेक्स्ट चैप्टर है। हाँ, यूनिट 3 में ये अगला चैप्टर है। इसका नाम है कॉची सीक्वेंस, या कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस लिख लो। कुछ भी लिख लो जो तुम्हें श्रद्धा बन रही हो। ठीक है। और यस सर। इसमें एक डेफिनेशन लिखो। लिखो, एक दूरी समष्टि में अभिसारी अनुक्रम। हिंदी में ऐसे कहते हैं, कन्वर्जेंट सीक्वेंस इन अ मैट्रिक स्पेस। तो कन्वर्जेंट सीक्वेंस हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। तुम्हें याद होगा अंशिता, सेकेंड ईयर का जो पहला चैप्टर था वो पूरा यही था। सेकेंड ईयर में जितनी थ्योरमें हम लोगों ने पढ़ी थी, चाहे वो कोई भी थ्योरम हो, तो पूरा वही का वही हम पढ़ने वाले हैं। बस एक अंतर पड़ जाएगा कि वहां जहाँ मॉडुलस लगाते थे सेकेंड ईयर में, वहां मॉडुलस नहीं लगेगा। तो मॉडुलस नहीं लगेगा अंशिता, तो फिर क्या लगेगा? तो फिर डी लगेगा, क्योंकि डी एक्स वाई का भी तो मतलब यही होता ना, मॉडुलस एक्स माइनस मॉडुलस एक्स माइनस वाई। ठीक है अंशिता। यस सर। यस सर। तो लिखो जरा, कन्वर्जेंट सीक्वेंस इन अ मैट्रिक स्पेस, एक दूरी समष्टि में अभिसारी अनुक्रम। तो दूरी समष्टि में अभिसारी अनुक्रम पहले भी हम लोगों ने पढ़ा था कि कोई सीक्वेंस कन्वर्जेंट होता है अगर उस फंक्शन की, उस सीक्वेंस की लिमिट एग्जिस्ट करती हो। ठीक है। तो लिखो, लेट एक्स बी अ मैट्रिक स्पेस, आना एक्स डी। अंततः तुम टेस्ट वगैरह नहीं दोगे कभी? तुम आना। सर देंगे। तो कैसे? टेस्ट देना तो बहुत जरूरी है तुम लोगों का। तो माना एक्स हाँ। डी। नहीं तो ये जो गलती अभी हम बता देंगे तुम्हें, वो फिर एग्जाम में ही जाके तुम करोगे चीजें, समझ रहे? हाँ सर हम आएंगे टेस्ट देने। ये टेस्ट जरूर दो। जो लोग ऑफलाइन नहीं आ सकते वो ऑनलाइन आके टेस्ट दें। ठीक है। यस सर। लिखो जरा, लिखो माना एक्स डी कोई दूरी की समष्टि है। लेट एक्स डी बी अ मैट्रिक स्पेस एंड एक्स एन, कर्ली ब्रैकेट में ही हमेशा सीक्वेंस को लिखते हैं, तथा एक्स एन कैपिटल एक्स के बिंदुओं का अनुक्रम है। एंड एक्स एन बी अ सीक्वेंस इन कैपिटल एक्स, तथा एक्स एन कैपिटल एक्स में बिंदुओं का अनुक्रम है। एक्स एन जो है वो बिंदुओं का, कैपिटल एक्स में बिंदुओं का अनुक्रम है। तब देन सीक्वेंस एक्स एन इज सेड टू बी कन्वर्जेंट, तब अनुक्रम एक्स एन अभिसारी कहलाता है। सर तब एक बार एक्सटेंड करली ब्रैकेट में एक्सटेंड बिया के आगे रिपीट कर दीजिए। पॉजिटिव इंटीजर m such that b xn x less than epsilon for all n greater than or equal to n। तो अंततः जो सेकेंड ईयर में हम पढ़े थे वो एज इट इज चीज है। ये टॉपिक पूरा चैप्टर वही है सेकेंड ईयर का। सेकेंड ईयर का पहला चैप्टर और ये चैप्टर एक ही है। बस अंतर ये है कि वहां मॉडल्स की बात हो रही थी, वहां अपन ये लिखते थे एस एन माइनस एन लेस देन एप्सिलॉन और ऑल एन ग्रेटर देन और इक्वल टू एन। तो ये हमने सेकेंड ईयर में पढ़ा था, और ये हम फाइनल में पढ़ रहे हैं। तो अंतर क्या है कि बस मॉडुलस की जगह डी लग गया, क्योंकि डी एक्स बाई का मतलब भी तो वही होता है। तो हमने यस सर। कहा कि कोई सीक्वेंस एक्स एन कन्वर्जेंट होता है अगर एक बिंदु स्मॉल एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स इस प्रकार है कि एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो के लिए एक धन पूर्णांक एम ऐसा विद्यमान है
कि dxn(x) लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन और इक्वल टू n। इसका मतलब ये हुआ कि जो xn है उसकी जो लिमिट है वो एग्जिस्ट करती है। तो अगर किसी अनुक्रम की सीमा एग्जिस्ट करती है, फाइनाइट है, तो हम कहते हैं कि वो सीक्वेंस अभिसारी होता है। तो लिमिट टेंड्स टू इंफिनिटी xn इक्वल टू x। तो आयुषी अभी माइक काम कर रहा है तुम्हारा कि नहीं? यस सर। कर रहा है तो बताओ आयुषी, सेकेंड ईयर का पहला चैप्टर और इस चैप्टर में कोई डिफरेंस तुम्हें दिख रहा है अभी तक? नो सर, सेम ही डेफिनेशन है सर। बिल्कुल वही, वही डिफिनेशन है, वही थ्योरम है। जैसे तुम्हें याद होगा एक बड़ी सुंदर थ्योरम तुमने पढ़ी थी सेकेंड ईयर में कि लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस एग्जिस्ट व्हेन इट इज यूनिक। यदि किसी यस अनुक्रम सर, की यूनिकनेस सीमा ऑफ लिमिट। बेमिसाल है तो वो यूनिक होती है। एक पढ़ी थी कि कन्वर्जेंट सीक्वेंस बाउंडेड होता है, याद है? एक यस पढ़ी थी कि सर। कॉसी सीक्वेंस जो है वो बाउंडेड होता है। तो पूरी वही थ्योरम है, वही डिफिनेशन है, सब कुछ वही है। अंतर केवल इतना है, अगर सेकेंड ईयर से तुम टीप लो और उसमें मॉडुलस की जगह डी लगा दो तो पूरी थ्योरम वही की वही करनी है। समझ में आ गई? यस सर। तो वही शब्द, वही लाइनें, बस मॉडुलस की जगह डी लिखना है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि कोई अनुक्रम कन्वर्जेंट होता है, अभिसारी होता है, अगर उसकी लिमिट एक निश्चित संख्या स्मॉल एक्स है। तो एक्स अगर किसी की लिमिट है तो हम कहेंगे कि वो कन्वर्ट। अगली परिभाषा लिखो, कॉसी सीक्वेंस। कॉसी की स्पेलिंग याद है आयुषी? कॉसी अनुक्रम। यस सर। सेकेंड ईयर में हम लोग पढ़े थे मॉडर्न एनालिसिस, और उसमें कॉसी ने बहुत काम किया था। तो कॉसी उसके पिताजी थे, मॉडर्न एनालिसिस के जो फादर है वो कौन है? कॉसी। तो लिखो जरा कॉसी अनुक्रम। तो कहानी तो वही होगी कि माना एक्स डी कोई दूरी की समष्टि है। लेट एक्स डी बी अ मैट्रिक स्पेस। माना एक्स डी कोई दूरी की समष्टि है, तब देन तब कोई अनुक्रम एक्स एन, देन अ सीक्वेंस एक्स एन is said to be Cauchy sequence in this metric space। तो माना एक्स डी कोई दूरी की समष्टि है, तब कोई अनुक्रम करली ब्रैकेट में एक्स एन इस दूरी की समष्टि में कॉसी अनुक्रम होता है। देन अ सीक्वेंस एक्स एन इज अ कॉसी सीक्वेंस इन दिस मैट्रिक स्पेस। तब कोई अनुक्रम एक्स एन इस दूरी की समष्टि में कॉसी अनुक्रम होता है यदि एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो के लिए एक धन पूर्णांक एन जीरो इस प्रकार है कि। तो कौशी की परिभाषा याद है उसी सेकेंड ईयर में जो पढ़ी थी अपन ने? सेकेंड ईयर में इस तरह से पढ़ा था कि मॉडुलस एस एन माइनस एस एन लेस देन एप्सिलॉन जहां एन और एन ग्रेटर देन और इक्वल टू एन। ये हमने सेकेंड ईयर में पढ़ी थी। तो अब बताओ इसको देख के आयुषी क्या हो जाएगी परिभाषा? अगर सर एक्स डी एन डी एक्स एन कॉमा एक्स एम लेस देन एप्सिलॉन। डी एक्स एन, देखो चूंकि डी एक्स वाई डी वाई एक्स के बराबर होता है तो किसी को पहले किसी को बाद में लिख लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, ऑल एम कॉमा एन ग्रेटर देन इक्वल टू एन। तो कोई अनुक्रम एक्स एन कौशी अनुक्रम होता है यदि एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो के लिए एक धन पूर्णांक एन जीरो इस प्रकार है कि डी एक्स एम या डी एक्स एन कुछ भी लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि डी वाई एक्स के बराबर होता है। तो डी एक्स एन या डी एक्स एम लेस देन एप्सिलॉन और ऑल एम कॉमा एन ग्रेटर देन इक्वल टू एन जीरो। तो ये परिभाषा हमारी कॉसी सीक्वेंस की हुई। तो कोई अनुक्रम कॉसी अनुक्रम होता है अगर अगर डी एक्स एम लेस देन एप्सिलॉन। ठीक, तो अब जो सेकेंडर की पहली थ्योरम थी आलसी, तो वो सेकेंडर की पहली थ्योरम थी एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड। पता क्या थी? Every convergent sequence is bounded, but तो वही तो converse यहाँ भी need not पहली be. थ्योरम है
वही थ्योरम यहाँ भी पहली है कि किसी दूरी की समष्टि में सिद्ध करो कि प्रत्येक अभिसारी अनुक्रम परिबद्ध होता है। ठीक है, लिखो जरा थ्योरम। तो पहली थ्योरम है, इन अ मैट्रिक स्पेस प्रूव दैट एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड। किसी दूरी की समष्टि में सिद्ध करो कि प्रत्येक अभिसारी अनुक्रम परिबद्ध होता है। इन अ मैट्रिक स्पेस प्रूव दैट एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड। तो कन्वर्जेंट लेके चलना है, इसका मतलब हमें ये लेके चलना है कि सीक्वेंस की लिमिट एग्जिस्ट करती है, और ये दिखाना है कि सर वो हिंदी में बाउंड। रिपीट कर देना। इन अ मैट्रिक स्पेस प्रूव दैट एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड। किसी दूरी की समस्या में सिद्ध करो कि प्रत्येक अभिसारी अनुक्रम परिबद्ध होता है। इन अ मैट्रिक स्पेस प्रूव दैट एवरी अभिसारी अनुक्रम परिबद्ध होता है। प्रूफ लिखो। तो लिखो माना लेट एक्स बी अ मैट्रिक स्पेस, माना एक्स डी एक्स एन, माना एक्स डी कोई दूरी की समष्टि है तथा एक्स एन करली ब्रैकेट में लिखना, एक्स एन इस दूरी की समष्टि में कोई अभिसारी अनुक्रम है, एंड एक्स एन इज अ कन्वर्जेंट सीक्वेंस इन दिस मैट्रिक स्पेस। तो माना एक्स डी कोई दूरी की समष्टि है तथा एक्स एन इस दूरी की समष्टि में कोई अभिसारी अनुक्रम है, एंड एक्स एन इज अ कन्वर्जेंट सीक्वेंस इन दिस मैट्रिक स्पेस। एक्स एन इस दूरी की समष्टि में कोई अभिसारी अनुक्रम है। तो अभिसारी होने का मतलब है कि उसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी। ठीक है, तो तब लिखो देन देयर एग्जिस्ट एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स सच दैट लिमिट एट टेंड्स टू इंफिनिटी एक्स एन इक्वल टू एक्स। तो एक्स एन अगर अभिसारी अनुक्रम है तब एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स ऐसा विद्यमान होगा कि लिमिट एक्स एन इक्वल टू एक्स। देख लिया। अब देखो आयुषी, अगर एक्स एन को बाउंडेड दिखाना है तो हमें ये दिखाना है कि इसका जो रेंज सेट बनेगा, परिसर समुच्चय बनेगा, वो बाउंडेड है। ठीक है, तो यहां तक लिख लो कि अनुक्रम एक्स एन अभिसारी है। तो आता है एक्स बिलोंग्स टू एक्स इस प्रकार होगा कि लिमिट एक्स एन इक्वल टू एक्स। ठीक है आयुषी, अगली बात लिखो। नाउ टू प्रूव दैट, अब यह सिद्ध करने के लिए कि अनुक्रम एक्स एन परिबद्ध है, नाउ टू प्रूव दैट सीक्वेंस एक्स एन इज बाउंडेड। अब यह सिद्ध करने के लिए कि अनुक्रम एक्स एन परिबद्ध है, नाउ टू प्रूव दैट सीक्वेंस एक्स एन इज बाउंडेड। लिख लिए। अब यह सिद्ध करने के लिए कि अनुक्रम एक्स एन परिबद्ध है, नाउ टू प्रूव दैट सीक्वेंस एक्स एन इज बाउंडेड। अब यह सिद्ध करने के लिए कि अनुक्रम एक्स एन परिबद्ध है, वी शैल प्रूव दैट, हम सिद्ध करेंगे कि वी शैल प्रूव दैट इट्स रेंज सेट, इसका परिसर समुच्चय A इक्वल टू एक्स एन एन बिलोंग्स टू कैपिटल एन इज बाउंडेड। यह सिद्ध करने के लिए कि अनुक्रम एक्स एन परिबद्ध है, हम सिद्ध करेंगे कि इसका परिसर समुच्चय A इक्वल टू एक्स एन एन बिलोंग्स टू कैपिटल एन परिबद्ध है। तो ये दिखाने के लिए कि एक्स एन बाउंडेड है, हम दिखाएंगे कि इसका परिसर समुच्चय A, जो किसके बराबर होगा, एक्स एन एन बिलोंग्स टू कैपिटल एन इज बाउंडेड। तो A जो है उसको बाउंडेड दिखा देंगे। तो अगर तुम लोगों को याद हो तो हम लोग जब पढ़े थे इस थ्योरम को तो हमने एप्सिलॉन इक्वल टू 1 माना था, मुझे याद है। यस सर। हमने मान लिया था कि एक्स एप्सिलॉन इक्वल टू 1, डेफिनेशन तो वही रहेगी, डी एक्स एन एक्स लेस देन 1, तो लेस देन एप्सिलॉन की जगह 1 लिख देंगे। तो पूरी थ्योरम आयुषी एज इट इज है, जो सेकेंड ईयर में थी ना वही की वही थ्योरम है। और सभी मतलब एक नहीं, इस चैप्टर की जितनी थ्योरम है वो वही थ्योरम है गिनी हुई जितनी सेकेंड ईयर के पहले चैप्टर में थी।
जिसने अच्छे से पढ़ा होगा उसको तुरंत समझ में आ जाएगा कि ये वही चीज कर रहे हैं, बस मॉडुलस की जगह डी लगाते जा रहे हैं। जहां मॉडुलस एस एन माइनस एल होता था वहां हम डी लगा रहे हैं। पैरा चेंज करो और लिखो सिंस एक्स एन कैसा है, कन्वर्जेंट। तो सिंस एक्स एन इज कन्वर्जेंट सीक्वेंस, क्योंकि एक्स एन अभिसारी अनुक्रम है, तो क्या करें आयुषी, एप्सिलॉन इक्वल टू कितना मान लें, 1। 1। ठीक है, तो लिखो देन बाय डेफिनेशन, अब परिभाषा से, देन बाय डेफिनेशन, अब परिभाषा से, फॉर एप्सिलॉन इक्वल टू 1 ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर n। तो चूंकि एक्स एन अभिसारी अनुक्रम है, अतः परिभाषा से एप्सिलॉन इक्वल टू 1 ग्रेटर देन 0 के लिए एक धन पूर्णांक m इस प्रकार होगा कि d एक्स एन एक्स लेस देन 1 और ऑल n ग्रेटर देन और इक्वल टू n। तो d एक्स एन एक्स, d एक्स एन एक्स, देखिए d एक्स एन एक्स जो है वो लेस देन 1 होगा, जबकि n ग्रेटर देन और इक्वल टू n। तो इसका मतलब आगे से ये हुआ कि जो सीक्वेंस है x1 x2 x3 xm-1 xm+1, इसमें जैसे ही हम m के आगे जाएंगे तो जितने पॉइंट है उनकी जो डिस्टेंस है वो एक से छोटी होगी। तो इसका मतलब हमें x1 x2 xm तक पता नहीं है, x1 x2 xm तक पता नहीं है, m-1 तक पता नहीं है, ये बाकी तो पता ही है कि यस जैसे सर। n इक्वल टू m होगा तो वो सभी दूरियां जो है वो हमेशा लेस किससे, देन लेस देन 1 से। 1। तो हम कहाँ तक की वैल्यू को डिसाइड कर लें, x1 x, x2 x, x3 x और कहाँ तक, x m-1 है। m-1। ठीक है, तो यहाँ मान ले, बाकी तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो नाउ सपोज, अब माना k इक्वल टू, एक संख्या हमने k ले लिया है उसी, जो इन सभी दूरियों में से मैक्सिमम है। कौन सी दूरियों में से, डी x1 x, डी x2 x, डी x3 x और डॉट डॉट डी एक्स m-1 है। अब बताओ उसी आगे की जो संख्याएं हैं, डी एक्स एम एक्स, डी xm+1 x, डी xm+2, वो हमें लिखने की जरूरत है क्या, नो सर, वो लेस देन 1 है सब। 1 है, तो उसकी जगह उन सबकी जगह हमें क्या लिख देना चाहिए, जो आगे की जितनी वैल्यूज हैं उन सबकी जगह हमें क्या लिख देना चाहिए, 1। क्योंकि वो सभी दूरियां किससे छोटी हैं, 1 से। तो n के आगे, देखो n ग्रेटर देन इक्वल टू m, तो m के आगे जितनी डिस्टेंस है वो सब 1 से छोटी हैं, तो उनमें सबसे बड़ी वैल्यू 1 होगी ना। तो अपन यस वो सर। सब लिखने की जगह केवल क्या लिखते हैं, 1। 1। लेकिन हमें x1 x2 xm-1 तक जाना है, क्योंकि x1 x2 xm-1 के बारे में हमें कुछ भी पता नहीं है। ये चीज समझ में आई। यस सर। उसका मतलब ये निकला बहन जी कि जो डिस्टेंस है, ये जो k है, वो k जो है ये सभी दूरियों में सबसे बड़ी वैल्यू होगी। मैक्सिमम का मतलब होता है बड़ी वैल्यू। तो इंप्लाइज दैट डी एक्स एन एक्स जो है ये लेस देन इक्वल टू k होगा n के सभी मानों के लिए। देखो n क्या होता है, 1 2 3 4, तो 1 है तो भी ये ट्रू है, 2 है तो भी ट्रू, m-1 है तो भी ट्रू, और एक्स एम के आगे तो आपको पता ही है ट्रू है ही पहले से ही। तो इसका मतलब जो k है वो इन सभी दूरियों में सबसे बड़ी दूरी होगी या सबसे बड़ी संख्या होगी। ठीक है, यहाँ तक कोई यस सर। दिक्कत है उसे, नो सर। वही काम कर रहे हैं उसे जो हम लोग पहले करते थे सेकेंड ईयर में। ठीक, तो नाउ फॉर n कॉमा m बिलोंग्स टू कैपिटल है। अब अगर कोई दो संख्याएं फॉर ऑल लगा दे, अब सभी एन एम या एम एन बिलोंग्स टू एन के लिए, देखो डी एक्स एन, ठीक, तो ये लेस देन और इक्वल टू, ट्राइंगल इनइक्वालिटी से बताया उसी डी एक्स एम को हम कैसे लिख सकते हैं, सर डी एक्स एन एक्स प्लस डी एक्स एक्स एन। बिल्कुल,
डी एक्स और एक्स एन। अब देखो जितनी दूरियां ऐसी हैं वो सभी किससे छोटी हैं, के से। तो चाहे के डी एक्स एन एक्स लिखो, चाहे डी एक्स एन एक्स लिखो, वो सब किससे छोटी हैं, सर के के से। से। तो ये लेस देन और इक्वल टू कितनी हो जाएगी, के। के प्लस के हो जाएगी बहन जी। यस सर, के प्लस के। ये लेस देन और इक्वल टू के प्लस के हो जाएगा। चाहो तो इसको नंबर दे सकते हो कि एक नंबर से यूजिंग वन, इसे एक नंबर अगर देना है तो यहाँ लिख दो एक से। तो एक से जो ये वैल्यू है बेटा वो लेस देन और इक्वल टू टू के हो जाएगी। मतलब ये जो एक्स एन है, डी एक्स एन जो है वो लेस देन और इक्वल टू टू के होगा फॉर ऑल एन एम टू। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए ऐसी। बोलो है क्या। नो सर। अब बताओ अगर कोई संख्या पूरे सीक्वेंस से बड़ी या बराबर है तो वो उसका ऊपरी परिबंध होगी, अपर बाउंड होगी। यस सर। तो इस सीक्वेंस का जो अपर बाउंड है वो कौन है, टू के। इज एन अपर बाउंड ऑफ सेट ये डी एक्स एन एम एन बिलोंग्स टू कैपिटल है। तो टू के समुच्चय ये डी एक्स एम एम एन बिलोंग्स टू कैपिटल एन का ऊपरी परिबंध है। ऊपरी परिबंध वो होता है जो पूरे सीक्वेंस से बड़ा या बराबर होता है। तो चूंकि ये टू के जो है वो इस सीक्वेंस के हर एक पद से बड़ा है, बड़ा या बराबर है, तो जो बड़ा या बराबर है वो अपर बाउंड। तो इम्प्लाइज दैट टू के समुच्चय करली ब्रैकेट में ये लिखा डी एक्स एन एम एन बिलोंग्स टू एन का ऊपरी परिबंध, ऊपरी परिबंध मतलब हिंदी में अपर बाउंड है। ठीक। तो ये जो है इसका अपर बाउंड है। अब ऐसे एक बात बताओ कि कोई सेट है उसका सुप्रीमम बड़ा होता है या अपर बाउंड बड़ा होता है। कोई बता पाएगा क्लास में कि जैसे हमने बहुत बार बताया था कि हम लोग 1 2 3 डॉट डॉट अप टू 10 है, तो इसके जो अपर बाउंड है वो होंगे 10 11 सर 12 अपर 13। बाउंड बड़ा होता है। बिल्कुल। तो जो अपर बाउंड होता है, जो लीस्ट अपर बाउंड होता है, सबसे छोटा अपर बाउंड, उसको हम लोग उच्चक कहते हैं, सुप्रीमम। तो सुप्रीमम जो है वो सबसे छोटा अपर बाउंड होता है। इसका मतलब कोई भी अपर बाउंड है वो अपने सुप्रीमम से या तो बड़ा होगा या बराबर भी हो सकता है। तो अपर बाउंड सुप्रीमम से ग्रेटर देन और इक्वल टू होता है। इसका मतलब टू के अगर अपर बाउंड है तो इस सेट का जो सुप्रीमम होगा वो लेस देन और इक्वल टू होगा। सुप्रीमम ऑफ डी एक्स एन एम एन बिलोंग्स टू कैपिटल एन जो है वो लेस देन इक्वल टू टू के हो। इसका मतलब ये जो सुप्रीमम है उच्चक, सुप्रीमम हमेशा अपर बाउंड से लेस देन और इक्वल टू होता है, क्योंकि सुप्रीमम लीस्ट अपर बाउंड होता है। सबसे छोटा अपर बाउंड जो है वो सुप्रीमम ही होता है। तो सुप्रीमम ऑफ ये जो है वो लेस देन और इक्वल टू टू। इसी इसी यूनिट में एक जगह हमने लिखा था कि किसी सेट के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की जो महत्तम दूरी है उसको कुछ कहते हैं। तुम्हें याद है उसको क्या कहते हैं, किसी को भी याद हो क्लास में। सर कोई व्यास सेट को। है आपके यहाँ, तो नॉन सेट बी। के हाईएस्ट डिस्टेंस के जो पॉइंट होते हैं उनको हम कुछ कहते हैं, क्या कहते हैं, किसी को याद डायमीटर। है। नॉर्म। बिल्कुल दुर्गेश। तो जो सुप्रीमम डायमीटर डिस्टेंस ऑफ होती मैटेरियल है, स्पेस। किसी सेट की जो सुप्रीमम डिस्टेंस होती है वो डायमीटर होगी। तो ये जो सुप्रीमम डी एक्स एन है ये किसकी डायमीटर होगी बता पाओगे। वो सेट कौन है जो इनको रखता है, x1 x2 x3 सबको रखता है। शिविका कौन सा सेट है, नहीं पता। ए सर। ए, ए है बेटा, अभी लिखा था हाँ। ए जो है वो रेंज सेट है। रेंज सेट है तो x1 x2 सब उसी में होंगे। तो ये डायमीटर ए होगा। इसका मतलब ये हुआ कि डायमीटर ए जो है वो लेस और इक्वल टू टू के हो। तो बता सकता अगर किसी सेट की डायमीटर किसी एक निश्चित संख्या से छोटी है तो वो बाउंडेड होगा कि नहीं होगा। डायमीटर निश्चित संख्या से छोटी है। हम्म?
डायमीटर अगर 2K से छोटी है और निगेटिव तो हाँ कभी होती नहीं है, किसी के डायमीटर निगेटिव होती क्या? हाँ नहीं। तो बताओ, अगर कोई संख्या छोटी भी हो बड़ी भी हो तो हाँ उसको क्या कहेंगे आप? बाउंडेड। बाउंडेड। तो लिख दो, implies that diameter A is finite, implies that diameter A परिमित है। अब बताओ, डायमीटर A परिमित है तो इसका मतलब जो A है वो कैसा समुच्चय हो गया? बाउंडेड। A कैसा हो गया? बाउंडेड बाउंडेड बाउंडेड। सेट। लिख दो, हम्म। therefore therefore range set of sequence xn that is A is bounded। ठीक है, अतः लिख दो अनुक्रम xn का परिसर समुच्चय A। अनुक्रम xn का परिसर समुच्चय A परिबद्ध है। अभी हमने शुरू में लिखा था कि xn को बाउंडेड दिखाने के लिए हम ये दिखाएंगे कि जो रेंज सेट है वो बाउंडेड है। तो दिखा दिया कि डायमीटर A परिमित है, इसलिए अनुक्रम xn का परिसर समुच्चय अर्थात A परिबद्ध है। तो लास्ट लाइन में देखा क्या लिखे हैं अपन, कि अतः अनुक्रम xn दूरी समष्टि xd में कैसा है? बाउंडेड सीक्वेंस। लिख दो नीचे, देयरफॉर आता है अनुक्रम xn दूरी समष्टि xd में, therefore sequence xn is bounded sequence in metric space xd। आता है अनुक्रम xn दूरी समष्टि xd में परिबद्ध है। तो हमें यही दिखाना था, कन्वर्जेंट लेके चलना था, बाउंडेड दिखाना था। ठीक, सर एक बार इंग्लिश में बोल देते सर। यहाँ तक लिख लिया। हाँ सर लिख लिया। सीक्वेंस xn अर्थात A इज बाउंडेड। लिख लिया सर लिख लिया। therefore sequence xn so therefore sequence xn is bounded in metric space xd। अतः अनुक्रम xn दूरी समष्टि xd में परिबद्ध है। और लिखना तो और लिख लो, which proves that every convergent sequence is bounded। इस प्रकार सिद्ध होता है कि प्रत्येक अभिसारी अनुक्रम परिबद्ध होता है। एक बार आपने जो लास्ट लाइन बोला था ना, इन मेट्रिक स्पेस एक्स डी, उसके आगे बोल दीजिए एक बार। क्या बोल रहे which हो? which proves that every convergent sequence is bounded। which proves that every convergent, इस प्रकार सिद्ध होता है कि प्रत्येक अभिसारी अनुक्रम परिबद्ध। ये जो थ्योरम थी, सिद्ध करो कि कन्वर्जेंट सीक्वेंस बाउंडेड होता है। तो ये हमारी अच्छी इंपॉर्टेंट थ्योरम। अगली जो आई हुई थ्योरम है या चैप्टर, इस चैप्टर से, वो है कि एवरी कॉसी सीक्वेंस इज बाउंडेड। ठीक, तो लिखो अगली थ्योरम, इन अ मैट्रिक स्पेस एक दूरी समस्या में प्रत्येक कॉसी अनुक्रम परिबद्ध होता है। इन अ मैट्रिक स्पेस एवरी कॉसी सीक्वेंस इज बाउंडेड। देखो, जो ये थ्योरम हम प्रूव करने वाले हैं अंशतः, उसमें यहां से यहां तक पूरी एक जैसी थ्योरम रहेगी। तो यहाँ पे अंशतः स्टार लगा लो, यहाँ पे स्टार लगा दो। जो हम थ्योरम प्रूव कर रहे हैं, कॉसी सीक्वेंस इज बाउंडेड, सिद्ध करो कि प्रत्येक कॉसी अनुक्रम परिबद्ध होता है, तो वो यहां से लेकर यहां तक तुम्हें एज इट इज लिखना है। ठीक है, हम यहाँ तक लाके छोड़ देंगे। ठीक है अंशिता, ठीक है सर। इस थ्योरम को हम यहाँ तक लाके छोड़ देंगे कि डी एक्स एन लेस देन इक्वल टू 2K। फिर ये तुम एज इट इज पूरा उतार लेना और लास्ट ठीक में है। लिख देना, इस प्रकार सिद्ध होता है कि प्रत्येक कॉसी सीक्वेंस बाउंडेड है। तो अभी यस सर। थ्योरम हम प्रूव कर रहे हैं, इन अ मैट्रिक स्पेस एवरी कॉसी सीक्वेंस इज बाउंडेड। एक दूरी समस्या में प्रत्येक कॉसी अनुक्रम परिबद्ध होता है।
तो अभी हम लोग कन्वर्जेंट लेके चले थे और बाउंडेड दिखाया। अब हम लोग कॉसी लेके चलेंगे कि एक्स एन कॉसी अनुक्रम है और ये दिखा देंगे कि वो बाउंडेड है। ठीक है, तो प्रूफ लिखो। सर हिंदी में रिपीट कर देना। एक दूरी समस्या में प्रत्येक कॉसी अनुक्रम परिबद्ध होता है। इन अ मैट्रिक स्पेस एवरी कॉसी सीक्वेंस इज बाउंडेड। तो कॉसी लेके चलना है और बाउंडेड दिखाना है। तो प्रूफ में पहली लाइन तो हमेशा की तरह लिख लो कि लेट एक्स डी बी अ मैट्रिक स्पेस। माना एक्स डी कोई दूरी समस्या है। लेट एक्स डी बी अ मैट्रिक स्पेस। माना एक्स डी कोई दूरी की समस्या। बहुत बड़ी यूनिट है ये, बहुत धीरे धीरे पढ़ना, लेकिन जो पढ़ना है वो पक्का पढ़ना। तो माना एक्स डी कोई दूरी की समस्या है एंड लेट कर्ली ब्रैकेट में एक्स एन तथा माना एक्स एन इस दूरी की समस्या में एक कॉसी अनुक्रम है या कोई कॉसी अनुक्रम है। लेट एक्स एन बी अ कॉसी सीक्वेंस इन दिस मैट्रिक स्पेस। तो माना एक्स एन इस दूरी की समस्या में कोई कॉसी अनुक्रम है। एक्स एन बी अ कॉसी सीक्वेंस इन दिस मैट्रिक स्पेस। तो माना एक्स डी कोई दूरी की समस्या है तथा एक्स एन इस दूरी की समस्या में कोई कॉसी अनुक्रम है। तो एक्स एन क्या है? बी ए कॉसी सीक्वेंस इन दिस मैट्रिक स्पेस। तो एक्स एन इस दूरी की समस्या में कोई कॉसी अनुक्रम है। लिख लिया? अब वही बात जो थोड़ी देर पहले हम लोग कह रहे थे कि अगर आपको ये दिखाना है कि सीक्वेंस एक्स एन बाउंडेड है तो हमें क्या दिखाना पड़ेगा कि इसका जो रेंज सेट है ए जो है वो बाउंडेड है। तो लिखो नाउ टू प्रूव दैट। अब यह सिद्ध करने के लिए नाउ टू प्रूव दैट सीक्वेंस एक्स एन इज बाउंडेड। अब यह सिद्ध करने के लिए कि अनुक्रम एक्स एन परिबद्ध है, वी शैल प्रूव दैट, हम सिद्ध करेंगे कि इसका परिसर समुच्चय कैपिटल ए इक्वल टू एक्स एन एन बिलोंग्स टू कैपिटल एन इज बाउंडेड। अब यह सिद्ध करने के लिए कि अनुक्रम एक्स एन परिबद्ध है, हम सिद्ध करेंगे कि we shall prove that its range set। हम सिद्ध करेंगे कि इसका परिसर समुच्चय a इक्वल टू एक्स एन एन बिलोंग्स टू कैपिटल एन। हम ये दिखाने वाले हैं कि इसका जो रेंज सेट है, परिसर समुच्चय है, वो परिबद्ध है। we shall prove that its range set a इक्वल टू एक्स एन एन बिलोंग्स टू कैपिटल एन इज बाउंडेड। अंततः अगर एक्स एन को बाउंडेड दिखाना है तो हम क्या दिखाने वाले हैं कि ए जो है, कैपिटल ए जो है वो बाउंडेड है। ठीक है यस अंकिता? सर, यस सर। अब अंकिता कॉसी की जो डिफिनेशन है वो बताओ क्या होती है। अभी बताई थी कि डी एक्स एन लेस देन किससे होता है? सर एप्सिलॉन से। एप्सिलॉन से, यस सर, तो एप्सिलॉन की जगह अपन कितना ले लेंगे? 1। ठीक है, यस देखो चूंकि एक्स एन इज अ कॉसी सीक्वेंस, चूंकि एक्स एन कॉसी अनुक्रम है, therefore by definition for epsilon equal to 1 greater than 0 there exists। क्योंकि एक्स एन कॉसी अनुक्रम है, अतः परिभाषा से एप्सिलॉन इक्वल टू 1 ग्रेटर देन 0 के लिए there exists a positive integer n0। एक धन पूर्णांक n0 इस प्रकार होगा कि डी एक्स एन लेस देन 1 और ऑल n ग्रेटर देन और इक्वल टू n। तो ये कॉसी सीक्वेंस की डिफिनेशन है, अभी आप लोग पढ़ चुके हैं। परिभाषा से एप्सिलॉन इक्वल सर टू 1 इंटीजर के बाद क्या लिखा है सर? देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर n0। n0। अभी परिभाषा में भी तो लिखा था भाई साहब, यही लाइन परिभाषा में लिखी थी, बस एप्सिलॉन को 1 मान लिया है। वहां लिखा था एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए एक धन पूर्णांक n0 इस प्रकार होगा कि डी एक्स एन लेस देन 1 और ऑल n, m
ग्रेटर देन और इक्वल टू एन जीरो। अंशिता बता आप क्या करने वाली हो? इन पर्टिकुलर विशेष स्थिति में देखो सिद्धार्थ, जो एम और एन है वो एन जीरो से बड़े या बराबर है, Yes, sir. या तो बड़े हो सकते हैं या बराबर। तो विशेष स्थिति में हमने एक वैल्यू को एम इक्वल टू एन जीरो मान लिया कि एम इक्वल टू एन जीरो। ठीक, तो अगर एम इक्वल टू एन जीरो मान लिया है तो इसका मतलब डी एक्स एन जीरो लेस देन वन, जबकि एन ग्रेटर देन और इक्वल टू एन। ठीक, तो हमने एम को इक्वल टू एन जीरो मान लिया कि एम इक्वल टू एन जीरो, तो यहाँ एन जीरो लिख दिया। अब बताओ आयुषी, जो के इक्वल टू हम मानेंगे तो उसमें कहाँ तक के एलिमेंट में कोई दिक्कत नहीं है और कहाँ के पहले दिक्कत है? अब माना के इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ, बता आयुषी, एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री कहाँ तक दिक्कत नहीं है? एक्स तो वन n-1 डी एक्स टू एक्स साइन जीरो डी एक्स थ्री एक्स साइन जीरो कहाँ तक पहुंचा दें? डी xn-1 एक्स साइन जीरो बेटा, एक्स साइन जीरो। एन जीरो प्लस वन। क्या कह रही सबिका? कुछ नहीं सर, यही कह रही थी, एक्स एन जीरो माइनस वन। हाँ, एक्स एन जीरो माइनस वन तक तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जैसे ही एन इक्वल टू एन जीरो आएगा तो इस सीक्वेंस की जो बड़ी वैल्यू है वो कौन हो जाएगी? वन। तो इसके बाद के जितने सीक्वेंस के टर्म है वो उन सब में बड़ी कौन है? वन। तो ये वही चीज है जो थोड़ी देर पहले लिखी थी कि एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री एक्स एन जीरो माइनस वन तक कोई दिक्कत नहीं है लेकिन अगली वैल्यू जो है वो सबकी सब किससे छोटी है? वन से। तो अगली नहीं लिखेंगे, डी एक्स एन जीरो प्लस वन एक्स एन जीरो प्लस टू एक्स एन जीरो प्लस थ्री नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि उनमें बड़ी वैल्यू पता है, वन। तो आप बता सिविका, जो सीक्वेंस डी एक्स एन जीरो है उसका हर एक टर्म किससे छोटा हो जाएगा? के से। के से। तो क्लियरली लिखो स्पष्टतः, डी एक्स एन जीरो जो है वो लेस देन इक्वल टू के होगा एन के सभी मानों के लिए, चाहे एन की वैल्यू वन हो, टू हो, थ्री हो, फोर हो, फाइव हो, कुछ भी हो, सभी की सभी वैल्यू में जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो के होगी। तो के जो है डी एक्स एन जीरो की सबसे बड़ी वैल्यू होगी, ग्रेटर देन और इक्वल टू होगी। ठीक, अब बताओ आयुषी कि यहाँ पे अगर हम डी एक्स एन लिखना हो और एवरी टाइम एन बिलोंग्स टू कैपिटल एन डी एक्स एन लिखे तो बताओ उसी डी एक्स एम ट्राइंगल इनइक्वलिटी से कैसा हो जाएगा? सर dxn(xn)(0) प्लस dxn(0) जीरो प्लस डी एक्स एन जीरो एक्स एन, यही होगा। यस सर। अब इस एक नंबर से डी एक्स एन जीरो हो चाहे डी एक्स एन जीरो हो, ये सभी वैल्यू किससे छोटी हैं? ए से। ए से। एक से। तो इसका मतलब ये टू के हो गए। इसका मतलब प्रत्येक पद जो सीक्वेंस का है वो टू के से छोटा या बराबर है। एक्स एन जो है वो लेस और इक्वल टू टू के है एम और एन के सभी मानों के लिए। तो बताओ बहन जी, टू के इसका क्या हो गया? सर अपर बाउंड। अब तो वही थ्योरम होगी पूरी। यस सर। तो यहाँ के आगे जो है वो वही संख्या हमने स्टार लगाया था, पूरी आराम से घर पे बैठ के नोट कर लेना। बस बिल्कुल लास्ट लाइन है वो थोड़ी ध्यान रखना कि पिछली थ्योरम में अपन ने लास्ट लाइन में ये लिखा था कि इस प्रकार प्रत्येक अभिसारी अनुक्रम परिबद्ध होता है, तो इसकी लास्ट लाइन में लिखेंगे 10 एवरी कॉसी सीक्वेंस इज बाउंडेड, इस प्रकार प्रत्येक कॉसी अनुक्रम परिबद्ध होता है। सिद्धार्थ लास्ट लाइन में थोड़ा ध्यान रखना
Yes, sir. Yes, sir. बाकी पूरा एज इट इज रहेगा जो पिछली थ्योरम में था। अभी यूनिकनेस ऑफ लिमिट पढ़ा है आयुषी, या इसको पूरा करें? आयुषी यूनिकनेस ऑफ लिमिट पढ़ा है? यस सर। तो क्या थी सेकेंड ईयर में थ्योरम? यदि किसी अनुक्रम की सीमा विद्यमान है तो यह अद्वितीय होती है, या थी कि इफ लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस एग्जिस्ट देन इट इज यूनिक, या एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस की लिमिट यूनिक होती है। तो ये हमारी तीसरी थ्योरम होगी। इसको कंप्लीट कर लेना सब लोग बैठ के, क्योंकि उसमें कुछ नहीं करना। पिछली थ्योरम से इसके आगे के जितना भी पोर्शन बचा है अंततः लिख लो कि पिछली थ्योरम से। हाँ सर। ठीक है, अंततः जो आखिरी लाइन है उसमें ध्यान रखना है। उसमें ये मत लिख देना कि एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड, क्योंकि इसमें थ्योरम ये है कि एवरी कॉजी सीक्वेंस इज बाउंडेड। ठीक है, यस सर, यस सर। तो अगली थ्योरम, तीसरी थ्योरम लिखो। इन अ मैट्रिक स्पेस, एक दूरी समुच्चय में अभिसारी अनुक्रम की सीमा अद्वितीय होती है। इन अ मैट्रिक स्पेस लिमिट ऑफ अ कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज यूनिक। एक दूरी समुच्चय में प्रत्येक अभिसारी अनुक्रम की सीमा अद्वितीय होती है। इन अ मैट्रिक स्पेस लिमिट ऑफ अ कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज यूनिक। एक दूरी समुच्चय में अभिसारी अनुक्रम की सीमा तो लेके चलना है कन्वर्जेंट सीक्वेंस, और ये दिखाना है कि इसकी दो लिमिट अगर L1 और L2 हम मानेंगे तो वो दोनों अलग अलग नहीं होंगे। L1 इक्वल टू L2 होगा, या X इक्वल टू Y होगा। अगर हमने एक लिमिट X मान ली, एक Y मान ली, तो ऐसा नहीं हो सकता कि लिमिट X और Y अलग अलग हो, वो हमेशा इक्वल होगी। लिमिट ऑफ अ कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज यूनिक। इसको कहते हैं यूनिकनेस ऑफ लिमिट, सीमा की अद्वितीयता। ये सेकेंड ईयर में भी मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरम थी, यहाँ भी अच्छी थ्योरम है। प्रूफ लिखो। और पहली लाइन अंशतः हमेशा क्या लिखते हैं वो बताओ। तो ये हो जाएगा, लेट एक्स डी इज अ मैट्रिक स्पेस एंड लेट एक्स एन बी एस लेट एक्स एन बी एस सीक्वेंस इन दिस मैट्रिक स्पेस। फिर से एक्सएन जो भी भी आगे। कन्वर्जेंट सीक्वेंस इन दिस मैट्रिक, कन्वर्जेंट लेके चलना है ना। हाँ सर, वो मैं थ्योरम लिख नहीं पाई इसीलिए। तो लिख लो बहन जी। इन अ मैट्रिक स्पेस एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस, क्या क्या बोला आयुषी हमने? लिमिट ऑफ अ कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज ऑलवेज यूनिक, ऐसे बोला? क्या बोला है? यस सर। In a metric space, limit of a convergent sequence is unique. यूनिक, हाँ। एक अभिसारी अनुक्रम की प्रत्येक दूरी समुच्चय में अभिसारी अनुक्रम की सीमा अद्वितीय होती है। ठीक, प्रूफ लिखो। लेट एक्स डी बी अ मैट्रिक स्पेस, तो ये तो हमेशा ही लिखते हैं। लेट एक्स डी बी अ मैट्रिक स्पेस, माना एक्स डी कोई दूरी समुच्चय है, एंड एक्स एन इज अ कन्वर्जेंट सीक्वेंस इन दिस मैट्रिक स्पेस। तो माना एक्स डी कोई दूरी समुच्चय है तथा एक्स एन इस दूरी समुच्चय में अभिसारी अनुक्रम है। एक्स एन इज अ कन्वर्जेंट सीक्वेंस इन दिस मैट्रिक स्पेस। अब हम क्या मान लेंगे आयुषी? किसकी दो लिमिट है? क्या मान लेंगे आयुषी? So दो लिमिट है इसकी। दो लिमिट है, और उन दोनों को फिर बाद में बराबर दिखा देंगे, यही तो करते हैं। यस सर। तो लिखो, सपोज इफ पॉसिबल, यदि संभव हो तो मान लो कि एक लिमिट आयुषी हम एक्स मान लेते, एक वाई मान लेते। ठीक है, बाद में एक्स इक्वल टू वाई दिखा देंगे। ठीक है, सपोज इफ पॉसिबल लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी एक्स एन इक्वल टू एक्स एंड लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी एक्स एन इक्वल टू वाई। यदि संभव हो तो मान लो कि इनकी लिमिट कैसी है, अलग अलग लिमिट है। एक मान लो एक्स लिमिट है, एक ही सीक्वेंस है, सीक्वेंस एक ही है एक्स एन, उसी एक्स एन की दो लिमिट है, एक एक्स है और एक कितनी है, वाई।
लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 बी आर्बिट्रेरी, माना एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 स्वैच्छ है, माना एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 स्वैच्छ है। तो पहले अपन किस लिमिट के लिए ऐसे काम करेंगे, डी एक्स एन एक्स के लिए, है कि यस सर। तो चूंकि लिमिट एक्स एन कितना है एक्स, तो इसमें लिमिट की परिभाषा लगाते हैं। तो चूंकि लिमिट एक्स एन इक्वल टू एक्स है, तो देयरफॉर बाय डेफिनिशन परिभाषा से और एप्सिलॉन की जगह कितना लिखेंगे, एप्सिलॉन बाई 2। याद आया कुछ? यस सेकेंड सर। ईयर में जो पढ़े थे अपन ने एप्सिलॉन बाई 2 लिया था। यस सर, बाद में वो ऐड हो जाएगा। तो एप्सिलॉन बाई 2 ग्रेटर देन 0 के लिए देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर, एक धन पूर्णांक m1 इस प्रकार होगा कि डी एक्स एन एक्स लेस देन एप्सिलॉन बाई 2, जबकि n बड़ा या बराबर है m1। देखो क्या कहती है लिमिट की परिभाषा, कि अगर एक्स एन की लिमिट x है तो डी एक्स एन एक्स लेस देन एप्सिलॉन बाई 2, जबकि n बड़ा है m1 से, मतलब n अगर m1 से बड़ा है तो ये वैल्यू लेस देन एप्सिलॉन बाई 2। यही काम किसके लिए करें आरसी जी? सर वाई लिमिट के लिए। लिमिट कितनी है y, तो अगर बहन जी इसकी लिमिट y है तो फिर यही लिख देंगे कि एप्सिलॉन बाई 2 ग्रेटर देन 0 के लिए एक धन पूर्णांक m2 ऐसा होगा। बस m1 की जगह m2 लिख लेंगे, m1 की जगह कितना लिख देंगे बहन, m2। तो पुनः लिमिट एक्स एन इक्वल टू y, तो therefore for epsilon by 2 greater than 0 there exists a positive integer, एक धन पूर्णांक m2 इस प्रकार होगा कि d xn x less than epsilon by 2, जबकि n greater than or equal to m2। तो अगर m2 से बड़ी संख्याएं होंगी तो ये ट्रू हो जाएगा। सॉरी यहाँ y है, इसकी लिमिट कितनी है y। तो अगर xn की लिमिट x है तो ये परिभाषा हो गई, xn की लिमिट y है तो ये परिभाषा हो गई। अब बताओ उसी, हम दोनों को ऐसा करने के लिए कि दोनों एक साथ सत्य हो, तो उसके लिए हमें m1 और m2 दोनों से बड़ी संख्या लेनी पड़ेगी। क्योंकि देखो m1 से बड़ी वैल्यू है तो ये ट्रू है, m2 से बड़ी वैल्यू है तो ये ट्रू है। तो मान लो m1 की वैल्यू 10 है और इसकी वैल्यू 17 है, तो 10 और 17 दोनों से बड़ी संख्या लोगे तो 1 और 2 एक साथ ट्रू हो जाएंगे। बोलो ऐसी। यस सर। तो वो संख्या क्या मान ले, पर m मान ले। यस सर। तो अब यदि या नाउ सपोज, अब माना m बराबर मैक्सिमम ऑफ, तो m1 और m2 दोनों से बड़ी संख्या मानोगे तो एक कब ट्रू होगा जब m1 से बड़ी संख्या लोगे, दो कब ट्रू होगा जो m2 से संख्या लोगे। तो अगर हमें एक और दो दोनों ट्रू करने हैं तो m1 और m2 दोनों से बड़ी संख्या ले लो, तो 10 से भी बड़ी हो 17 से भी बड़ी हो। इसका मतलब जो m है वो m1 से भी बड़ा होना चाहिए और m जो है वो m2 से भी बड़ा होना चाहिए। तो बताओ एक और दो से आयुषी दोनों बातें सत्य हो जाएंगी। यस सर। एक और दो से क्या लिख दिया बताओ, m अगर m1 m2 दोनों से बड़ा है तब एक और दो से, देन फ्रॉम 1 एंड 2, एक से ये होगा कि डी एक्स एन एक्स जो है वो लेस देन एप्सिलॉन बाई 2, और दो से ये होगा कि डी एक्स एन वाई लेस देन एप्सिलॉन बाई 2, और फॉर ऑल एन ग्रेटर देन और इक्वल टू एन, एन ग्रेटर देन और इक्वल टू एन अगर एम से बड़ा होगा, एन अगर एम से बड़ा है तो दोनों से बड़ा है क्योंकि एम दोनों से बड़ी है। तो एन अगर एम से बड़ी संख्या है तो एक और दो दोनों सत्य होंगे, दोनों एक साथ सत्य होंगे। अब बताओ इसे, अब क्या गुल खिलाएं इसके साथ जिससे कि हमें वो मिल जाए जो लाना था। बोलो बोलो, याद है कुछ अपन ने क्या किया था उस समय? मॉडुलस L1 माइनस L2 निकाला था। यस सर। मॉडुलस L1 माइनस L2 की जगह यहाँ क्या निकालेंगे? सर मॉडुलस x माइनस वाई। मॉडुलस की जगह हम D लिखते हैं बहन जी, सर डी एक्स वाई। DX।
तो हम dxy निकालेंगे, तो निकालो जरा dxy। तो ना बताओ, ट्राइंगल इनइक्वालिटी से dxy के बारे में क्या ख्याल है आपके? सर dx(xn) प्लस dxny। से xn, अब dxn से y, यही तो होगा बेटा। अब यस देखो सर। xn x जो है वो भी ε/2 से छोटा है, और dxn y जो है वो भी ε/2 से छोटा है कि नहीं? यस सर। तो पहले इसको ऐसे लिख ले अपन dxn x, क्योंकि मैट्रिक स्पेस में dxy इक्वल टू dyx होता है। सिमेट्री से जाना। इसको ऐसे लिख लेते हैं dxn x और dxn y। कौन सी प्रॉपर्टी लगी यहाँ पे dxn x लिखने के लिए? सर सिमेट्री। सिमेट्री। तो सममिति जो होती रहेगी उससे, सममिति से dxxn को dxn x लिख सकते हैं। अब बताओ 3 नंबर से ये दोनों वैल्यू जो है वो किससे छोटी है? सर <2 प्लस ε/2। ये <2 प्लस ε/2 लिख देना 3 से, फ्रॉम 3 से जो वैल्यू है वो <2 प्लस ε/2, तो इक्वल टू एप्सिलॉन हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ है कि dxy जो है एप्सिलॉन हो गया। तो दुर्गेश भाई मेरे, जी सर। एप्सिलॉन एक बहुत छोटी सूक्ष्म संख्या है, और आपने प्रूव किया कि dxy छोटा है एप्सिलॉन से। एप्सिलॉन 0 के बहुत करीब की, पॉजिटिव है लेकिन 0 के बहुत करीब की संख्या है। और आपको ये भी पता है कि dxy जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता है। उसे बताओ, एप्सिलॉन 0 के बहुत करीब की संख्या है, dxy उससे छोटा है, निगेटिव तो होता नहीं है, निगेटिव होता नहीं, और 0 के जो बहुत करीब है उससे छोटा है। तो बताओ आयुषी dxy के क्या होने के चांस है? एप्सिलॉन। हम्म सर एप्सिलॉन। dxy के बेटा 0, एप्सिलॉन तो हो ही नहीं सकता, लेस देन है ना। सर dxy जीरो हो एप्सिलॉन, सकता तो dxy क्या हो सकता है? है। 0। 0। तो चलो को सेंस एप्सिलॉन इज आर्बिट्रेरी स्मॉल, क्योंकि एप्सिलॉन स्वैच्छ है। ये एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 लिखो, एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 इज आर्बिट्रेरी स्मॉल, क्योंकि एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 स्वैच्छ का मतलब है कि अपनी इच्छा से कितना भी छोटा ले सकते हो। तो अगर एप्सिलॉन बहुत छोटा लेंगे तो dx बाई 0 की एक संख्या करीब की उससे छोटा, लेकिन निगेटिव है नहीं, तो निगेटिव है नहीं और 0 के बिल्कुल करीब की संख्या से छोटा है शिविका, तो वो कितना होगा? 0 सर। तो एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 स्वैच्छ है, अतः dx बाई इक्वल टू 0। इसे एक्सप्लेन करो शिविका। सर ये मतलब ये जो dxy है ये लेस देन एप्सिलॉन है, और सर जो एप्सिलॉन है वो ग्रेटर देन 0 है, मतलब 0 होगा नहीं, और मतलब नेगेटिव वो नहीं, मतलब 0 से बड़ा है और नेगेटिव हो नहीं सकता, तो फिर इसका मतलब वो 0 हो जाएगा। 0 से बड़ा नहीं, 0 के करीब की संख्या है उससे छोटा है। 0 से बड़ा कहाँ दिख रहा है? इक्वल टू भी तो लगा इसमें। dx बाई ग्रेटर देन और इक्वल टू का मतलब है कि या तो 0 से बड़ा होगा या 0 होगा, यस लेकिन सर। 0 के करीब की जो संख्या, जैसे मान लो एप्सिलॉन को अपन ने माना 0.00001, तो उससे छोटा है, तो 0.0000001 से छोटा है, और 0 हो सकता है या फिर पॉजिटिव हो सकता है, तो फिर पॉजिटिव होने के चांस तो खत्म ही हो गए उसके। यस सर। यस सर। समझ गई? हाँ सर। तो y इक्वल टू 0 का मतलब सुना है आपने कभी जिंदगी में? dxy इज इक्वल टू, हाँ सर सुना है, जब x इज इक्वल टू y होगा तब, मैट्रिक स्पेस इम्प्लाई, की फर्स्ट कंडीशन। इसका मतलब x इक्वल टू कितना आ गया? y। तो बताओ, अगर अगर x इक्वल टू वाई आ गया, इसका जो लिमिट तुमने मानी थी धोखे धोखे से कि x एक लिमिट है और एक y है, तो क्या मतलब निकला? क्या वो दोनों लिमिट अलग अलग हैं? नो सर, एक ही है।
इसका मतलब यही तो निकला कि अगर अनुक्रम की सीमा विद्यमान है तो उसकी लिमिट यूनिक होगी। हाँ सर। तो लिख दो। तो विच प्रूव्स दैट, इस प्रकार सिद्ध होता है कि दूरी समष्टि में किसी अभिसारी अनुक्रम की सीमा अद्वितीय होती है। विच प्रूव्स दैट, इस प्रकार सिद्ध होता है कि दूरी समष्टि में अभिसारी अनुक्रम की सीमा अद्वितीय होती है। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि अगर किसी की लिमिट एग्जिस्ट हो, सर इंग्लिश में बोल देते सर, विच प्रूव्स दैट। विच प्रूव्स दैट, वही जो थ्योरम में लिखा है, बोलो सिविका क्या लिखोगे? सर विच प्रूव्स दैट इन अ मैट्रिक स्पेस लिमिट ऑफ कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज यूनिक। बिल्कुल। अब सिविका इसमें तुम्हें एक होमवर्क दे रहे हैं। अभी अपन ने ये थ्योरम पढ़ी थी कि एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज, नहीं ये नहीं पढ़ी शायद, ये पढ़ी एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज कॉसी सीक्वेंस। नो सर, ये नहीं पढ़ी। तो लिखो जरा थ्योरम। इन अ मैट्रिक स्पेस, एक दूरी समष्टि में प्रत्येक अभिसारी अनुक्रम कौशी अनुक्रम होता है। इन अ मैट्रिक स्पेस प्रत्येक अभिसारी अनुक्रम कौशी अनुक्रम होता है, ठीक है। बट द कन्वर्स इज नॉट ट्रू, किंतु विलोम सत्य होना आवश्यक नहीं है। मैट्रिक स्पेस एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज कॉशी सीक्वेंस, दूरी समष्टि में प्रत्येक अभिसारी अनुक्रम कौशी अनुक्रम होता है, किंतु विलोम सत्य होना आवश्यक नहीं है। तो ये थ्योरम सिविका तुम्हें खुद ही करनी है और इसका प्रूफ हम डाल रहे हैं ग्रुप पे, और सब लोगों को करनी ही है। ये 4 थ्योरम में करनी ही है। इसमें कोई ये नहीं कह पाएगा कि नहीं यार हमें ये छोड़नी है। तो इसका प्रूफ हम ग्रुप पे डाल रहे हैं, एज इट इज तुम्हें करना है, उसमें कोई तोप नहीं चलानी है। कन्वर्जेंट लेके चलना है, ε/2 ले लेना, बस इतना ध्यान रखना। यस सर। तो ग्रुप पे जाके देख लो, ऑनलाइन वाले ग्रुप पे, कि ये थ्योरम प्रॉपर दिख रही कि नहीं। हिंदी में भी हमने डाली है, इंग्लिश में भी डाली है, तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में डाली है, ठीक। तो दोनों में जाके एज इट इज लिख लो, समझ में तो आ ही जाएगी, क्योंकि उसमें कुछ तोप तो चलानी नहीं। कन्वर्जेंट लेके चलना है, बाउंडेड दिखाना है, कॉस्टी दिखाना है, कॉस्टी लेके चलना है। अगर शिविका तुम्हें इंग्लिश वाली थोड़ा अच्छी ना लगे, ठीक है, तो हिंदी में हमने खुद प्रूफ की हुई है, हिंदी वाली देख लेना, ठीक है। हाँ सर। अगर इंग्लिश की अच्छी नहीं लगे तो इंग्लिश में बुक से हमने भेजी है और हिंदी में हमने खुद भेजी है। हेलो, तो शिविका बताओ, कर लोगे? यस सर। सर मानसी जो इंग्लिश में हिंदी कुछ नहीं सर, कर लेंगे। अच्छा, दिख नहीं रहा क्या इंग्लिश में? नहीं सर, दिख रहा है। तो इंग्लिश में पढ़ना बाद में, पहले हिंदी वाली पढ़ना। हिंदी वाली हमने अपने हाथ से की हुई है और इंग्लिश वाली जो है वो किताब से भेजी है, तो दोनों में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होगा। तो हिंदी हाँ वाले सर। को सपोर्ट ले लेना, हिंदी वाले का, ठीक है। यस सर। तो करके तुम इंग्लिश में डाल देना, तुम लोग जो भी कर पाओ, और हिंदी वाले तो एज इट इज नोट कर ही लेंगे, उसमें तो कुछ। हिंदी वालों को दिमाग नहीं लगाना है, वो हमने पूरी अपने हाथ से की हुई थ्योरम है, तो वो एज इट इज। मानसी, यस सर। जब टाइम मिल जाए तो इसको अपने करके और कॉपी से फोटो खींच के ग्रुप पे डाल देना, ठीक है। ओके सर। और आज से तुम इसमें डाल देना इंग्लिश में, ठीक है। यस सर। ये हिंदी वाले को पढ़ना है, उससे सहारा लेना, ठीक है। इंग्लिश में थोड़ा ज्यादा छोटा कर दिया उन्होंने, यस सर। ठीक है। चलो मिलते हैं।
इजी हो गए आयुषी तुम्हारे? सर अभी सबमिट करने की डेट नहीं